अब वोटिंग पर वापस लौटते हैं तो जैसे कि हम आपको लगातार नंबर्स दिखा रहे हैं। अगर 3 बजे तक का आप परसेंटेज देखेंगे तो करीब करीब पिछली बार के बराबर ही है। 51.8% पिछली बार वोटिंग हुई थी और इस बार 49 दशमलव यहाँ पर 4% वोटिंग अभी तक हुई है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं फेज 1 के चुनाव पर जो वोटिंग हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं और रामकृपाल सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। और आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। राजेंद्र जी, शुरुआत आपसे करते हैं। वोटिंग परसेंटेज से कई सारे अंदाज़ा जो है वो लगाया जाता है कि कैसा रुख इस बार का जो है वो देखने को मिल रहा है, लोगों का उनके अंदर कैसा उत्साह है। तो अब तक का 3 बजे तक का जो आंकड़ा यहाँ पर सामने आया है, इससे आप जो है क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं? देखिए, 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया वो लगभग पिछली बार के बराबर है। अगर हम बात महाराष्ट्र की करें, महाराष्ट्र में जरूर एक बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पिछली बार इन सीटों पर 38.65% वोटिंग हुई थी 3 बजे तक, और इस बार 44.18% वोटिंग हुई है। तो महाराष्ट्र में ये जो है, ये कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रहा है कि कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ये पोलिंग बढ़ी है, और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कुछ तो है। जी। इसी तरह से बंगाल में आप देखिए तो बंगाल में भी पोलिंग पिछली बार के लगभग बराबर है, और मुझे लग रहा है खत्म होते होते पोलिंग बढ़ जाएगी वहां पर। हम्म। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी बराबर है लगभग, और उत्तराखंड में भी लगभग बराबर है। तो हम्म। अब इससे कोई बहुत अंदाजा लगा पाना कि क्या चीजें होंगी और पोलिंग किस तरह से, वही थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम्म। जिस तरह से अभी अगर इस पोलिंग को ब्रेक करके देखें, अगर लोकसभा क्षेत्रों में जो विधानसभा क्षेत्रों को देखें तो जो हम्म। रूरल क्षेत्र हैं वहां पर पोलिंग ज्यादा है, और जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर पोलिंग कम है। जैसे आप नागपुर को देखें, नागपुर एक बड़ा अर्बन, इस पूरे उसमें देखें तो सबसे बड़ा अर्बन सेंटर नागपुर है, और नागपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी तरह से अर्बन है। वहां पर पोलिंग बहुत ही कम है, 38% के आसपास है। पिछली बार भी ऐसे ही थी। लेकिन अगर गढ़चिरौली या दूसरी जगहों पर जाएं तो वहां पोलिंग बढ़ी हुई है। जी। तो एक चीज तो ये निकल के आ रही है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर पोलिंग कम है, और हम्म। रूरल एरियाज में पोलिंग ज्यादा दिखाई दे रही है। तो हम्म। अब इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, तो वो तो समझने की बात है। मुझे लगता है कि ढेर सारी चीजें जो पिछले दिनों, पिछले 2-3 महीने में दिखाई दी हैं, शायद उनका हम्म। इम्पैक्ट है। जी। जी। रामकृपाल जी, आपका इस पर जो है वो क्या आकलन है? अभी हरीश रावत जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर उत्साह कम है इस बार। अब जो वोटर्स हैं उनमें वो सरकार की नीतियों से ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन अगर नंबर्स हम देखें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज अभी दिख रहा है, जिसका जिक्र यहाँ पर जो है वो सर कर रहे थे राजेंद्र जी, इस पर आप क्या समझ पा रहे हैं अभी तक? देखिए, ये अर्बन और रूरल का जो डिवाइड है ये बहुत पहले से रहा है। हमेशा आप हम्म। देखिए तो शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अमूमन कम होता है, और गांवों में हमेशा से रहा है। कभी भी आप देख लीजिए, पिछली बार भी यही स्थिति थी। गांवों में इवन दिल्ली दिल्ली में अगर आप देख लीजिए तो अगर आप हौज खास साइड में देखेंगे तो परसेंटेज कम होता है। खजूरी खास में आप देखेंगे तो परसेंटेज ज्यादा होता है। यानी लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे का जो तबका है, सीधे सीधे जो उत्पादक श्रम से जुड़ा हुआ तबका होता है, जिसको सामाजिक अंतर विरोधों का सामना हमेशा करना पड़ता है, वो बहुत डेसिसिव होता है मैंडेट देने में। तो ये हमेशा आप देख लीजिए। और जो थोड़ा सा सुविधा संपन्न वर्ग है, जिसको ये होता है, मैं कहूंगा कि वो स्टेटस कोइस्ट हो जाता है कि भाई ठीक है, यथास्थितिवादी, वहां पे आप देखेंगे कि हमेशा से रहा है कि वोट परसेंट कम होता है। रही बात आज जब तक जितना हुआ है, और जैसे हरीश रावत जी तो अद्भुत बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चूंकि नाराज है मतदाता इसलिए घर से नहीं निकल रहा है। अमूमन ये माना जाता है कि मतदाता अगर बहुत नाराज होता है तो तो ज्यादा निकलता होता है। है और वो हम्म। हराने के लिए वोट देता है। तो खैर, अपनी अपनी बातें हैं, लोग अपनी पार्टी के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन मैं, देखिए, जो परसेंटेज मैं देख रहा हूं 2019 से तय मानिए कि करीब करीब उतना होगा या उससे थोड़ा ऊपर जाएगा। जैसे मैंने अभी बंगाल है, महाराष्ट्र है, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इस बार का जो अप्रैल है ये अप्रत्याशित रूप से ज्यादा गर्म है। तो थोड़ा बहुत
जब तक का डेटा आप दे रहे हैं 3 बजे तक का है, मुझे ऐसा जी है कि उसके बाद 3 घंटे का वक्त होगा, और 6 बजे तक जो लोग लाइन में आ जाएंगे वो चाहे 7 बज जाए वो देते रहेंगे। तो हमेशा आखिर के घंटों में बहुत तेज पोलिंग होती है। तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो मतलब करीब करीब आपने दिखाया है 66-67% के हिसाब से करीब चल रहा है। ये 70-75 से थोड़ा ऊपर जाएगा, गर्मी मुझे का भी ऐसा यहाँ पर लगता वक्त है ना रामकृपाल जी, ये भी है। हो जी सकता है कि जी। दिन के वक्त में जो है कम वोटर्स निकल रहे हो, सुबह और शाम में जो है हाँ, ये शाम को नंबर ज्यादा निकलेंगे हो जी, यहाँ पर, बिल्कुल। लेकिन जी जी राजेंद्र जी यहाँ पर वापस लौटते हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अगर पिछली बार के चुनाव हम देखें तो ये वो सीटें रही थी जहां पर जो अभी इंडिया गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा जो है वो नजर आई थी, या बेहतर उनका प्रदर्शन रहा था बाकी चरणों के मुकाबले। तो बीजेपी की कोशिश इसलिए भी यहाँ पर होगी कि वो जो है बेहतर करें, जिस तरह का आंकड़ा उन्होंने यहाँ पर दिया है। लेकिन इस बार के चुनाव में अगर मुद्दों की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में अब तक क्या बना है? क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी ने तो एक नंबर अपना दे दिया है, दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं उनके अपने ही कई सारे मुद्दे हैं। जी देखिए, मुद्दा जो दिखाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा खड़ा किया है वो मोदी जी है, कि मोदी जी की गारंटीज हैं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी देश को आगे ले जाएंगे, 47 में विकसित देश बना देंगे। मतलब मोदी जी पर चुनाव लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, इस तरह के मुद्दे खड़े किए हैं, किसानों का मुद्दा खड़ा किया है। अब ये मुद्दे कितना असर डाल पाते हैं, एक चीज और मैं देख रहा हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के या राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें बताई जा सकती हैं उनको लेकर के चुनाव लड़ रही है, तो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो स्थानीय, वो हर क्षेत्रवार वहां पर जो उनका उम्मीदवार है वो क्षेत्र, स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। और जो राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, बेरोजगारी जैसे या दूसरे मुद्दे हैं, उनको स्थानीय उस पर जोड़ करके सामने ला रहा है। ये अंतर दोनों की कैंपेनिंग में दिखता है। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये देखना काफी रोचक होगा, और ये इम्पैक्ट तो हमें 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन जो आज की पोलिंग का ट्रेंड है, ये बात बिल्कुल सही रामकृपाल जी ने कही कि गर्मी बहुत ज्यादा है इस बार। तो आप देखेंगे सुबह का जो ट्रेंड था 11 बजे तक का, उसमें बहुत तेज पोलिंग थी, और 11 से 3 का जो है उसमें पोलिंग स्लो हो गई। यहां तक कि जो पिछले साल 2019 में, पिछली बार जो 2019 में जो पोलिंग थी, पोलिंग परसेंटेज था, उससे भी कम पे आ गए हम 3 बजे के उसमें। तो अब इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि 3 से 6 के बीच में पोलिंग फिर बहुत तेज होगी, और वो तेज होगी, और मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा वोट परसेंटेज आएगा इस बार। और चलिए, इसके तो भी अभी कुछ थोड़ा संकेत वक्त हो और है, सकते हैं देखते हैं कि ज्यादा पिछली वोट। बार से ज्यादा जी। रहता है वोट परसेंटेज या फिर उससे कम रहता है, और फिर उसका जो है एक अपना आकलन होता है सबका कि भाई इसका क्या मायने जो है वो यहाँ पर निकाले जाएं। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर नितिन गडकरी की सीट है, इस बार जो वोटिंग हो रही है उसमें रौनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रौनक, वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में पहले फेज में अब तक सुबह से शाम तक किस तरह का जो है वोटिंग रही है, लोगों के बीच किस तरह का उत्साह जो है देखने को मिला? जी देखिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक जो 5 सीटों पर महाराष्ट्र के फिलहाल मतदान चल रहा है, 3 बजे तक 44% मतदान इन 5 ही सीटों पर हो चुका है। लेकिन अगर नागपुर की बात की जाए तो सबसे कम मतदान जो है वो फिलहाल नागपुर में दर्ज किया गया है। 3 बजे तक केवल 38% मतदान हुआ है। जैसा कि हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि सुबह के वक्त हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, लेकिन नागपुर में क्योंकि पारा 40 डिग्री के करीब है, लिहाजा 11 बजे के बाद बहुत कम कतारें जो है वो देखने को मिली। मैं इस वक्त एक ऐसे ही एक पोलिंग बूथ में मौजूद हूँ जहां पर इस पोलिंग बूथ को एक मेट्रो की थीम दी गई है, और चुनाव आयोग की तरफ से हम जानते हैं हर साल की मुख्य तौर पर अलग अलग लोगों को आकर्षित करने के लिए, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए थीम जो है वो बनाई जाती है, और इसी थीम के तहत यहाँ पर जो मतदान करने आ रहे हैं उनको यहाँ पर आकर्षित किया जा रहा है। इस वक्त जब सूरज ढल रहा है तो आप देख सकते हैं कि फिर एक बार लोगों की कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कुछ लोग भी हैं जो मतदान के यहाँ कतार में लगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? सागर। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट कर रहे हैं इस बार? देखना चाहते हैं अभी कौन आएगा करके। नहीं, ये आपके मुद्दे क्या है? क्या आप विकास के आधार पर, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या आपके मुद्दे हैं कि जिनके आधार पर आप वोट करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखते हैं। अभी क्या नाम है सर आपका?
मेरा अनूप गुप्ता। अनूप जी क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग के मुद्दे युवा दिख रहे हैं आप, तो क्या सोचकर आप मतदान करने वाले हैं? जैसा विकास है और उसको और बढ़ावा मिले और अच्छे से हो, इसके लिए। कुछ महिलाएं भी हैं, क्या नाम है मैडम आप? पुष्पकला भावने। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग के मुद्दे और खासतौर से महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर जो है महिलाओं को आरक्षण मिले, महंगाई कम हो, बेरोजगार को रोजगार मिले, यही मुद्दा है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं वो मुख्य तौर पर वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ की सियासत की बात की जाए तो महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बहुत ही कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। फिर चाहे महाविकास आघाड़ी हो या एनडीए गठबंधन, पूरी ताकत के साथ ये चुनाव जो है लड़ा जा रहा है। लेकिन केवल नागपुर की अगर बात करें तो यहाँ नितिन गडकरी ने जिस तरह से विकास किया है वो एक मुद्दा जो है यहाँ पर इस चुनाव में कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है। और गडकरी ये दावा भी कर रहे हैं कि अगर वोट परसेंटेज 75% तक जाता है तो 5 लाख के मार्जिन से वो ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब वोटिंग परसेंटेज पर यहाँ पर नजर रहेगी। अभी तक तो जो है वो थोड़ा सुस्त यहाँ पर लग रहा है नागपुर में वोटिंग जो हुई है अब तक। बहुत शुक्रिया रौनक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।